कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर संग्रह के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रश्न संख्या 101 से 150 तक के सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया? तो दोस्तों 28 से 8 सितंबर के बीच। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्रशासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो राज्य है लद्दाख। लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं और पहले से 2 जिले थे, लेह और कारगिल। और 5 नए जिले जो बने हैं दोस्तों, उसका नाम एक बार देखते हैं। जंस्कार, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो दोस्तों अब जो है लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो दोस्तों पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है दोस्तों गोविंद राजन पद्मनाभन जी को प्रदान किया गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट है यह दोस्तों, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों इसका एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का यह पहला संस्करण था, याद रखिएगा, इसलिए यह इम्पोर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में, याद रखिए कितने श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रेणी को एक बार देखते हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम पुरस्कार। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कुल 33 पुरस्कार प्रदान किया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार भारत के आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रणी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को प्रदान किया गया, जो कि हम क्वेश्चन में देख चुके हैं। और विज्ञान श्री पुरस्कार जो है दोस्तों 13 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। और विज्ञान युवा पुरस्कार जो है 18 वैज्ञानिकों को। और विज्ञान टीम पुरस्कार जो है ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। विज्ञान टीम पुरस्कार किसी भी टीम को दिया जाता है। तो चंद्रयान 3 की टीम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विज्ञान टीम पुरस्कार जो है दोस्तों चंद्रयान 3 की टीम को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं 104वां प्रश्न है दोस्तों, पेंटोगटार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों यह इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेंटोगटार्न सिनावात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में दोस्तों ऋषभ शेट्टी जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट में 70वें फिल्म पुरस्कार के प्रमुख पुरस्कारों को। तो वर्ष 2022 के लिए दोस्तों यह जो पुरस्कार है दोस्तों 2022 के लिए दिया गया है 2024 में 70वें फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है दोस्तों 2 अभिनेत्रियों को मिला है। तमिल फिल्म के लिए तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन को, और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कंटारा के लिए कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मलयालम फिल्म आट्टम को, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की अगर बात करें दोस्तों तो गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक गानों के लिए तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के गानों के लिए संगीतकार प्रीतम को, और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जो है तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1 के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए AR रहमान जी को प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक की बात करें दोस्तों तो अरिजीत सिंह को फिल्म ब्रह्मास्त्र में गाए गए उनके गाने केसरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को देखें तो फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जात्या को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का दोस्तों पुरस्कार जो है श्रीपथ को मिला है, फिल्म मलिकपुरम मलयालम फिल्म है उसके लिए मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो दोस्तों जापान के साथ जो है ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट्स एग्रीमेंट किए हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
कब मनाया है? तो दोस्तों 23 अगस्त को भारत ने जो है अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। यह दोस्तों पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों मनाया है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, पहली बार जो मनाया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो देखते हैं इस दिन को मनाने का मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद करना था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। इस दिवस का थीम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस दिवस का थीम जो है दोस्तों, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा इस दिवस का थीम है। और अगला प्रश्न देखते हैं 108वां प्रश्न। बीजिंग यानी चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों भारत ने जो है 8 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त होने का जो निर्णय लिया है दोस्तों 2030 तक। इसको ये जो रोग है दोस्तों FMDV फुट एंड माउथ डिजीज वायरस से होता है मतलब। और अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन दोस्तों सतारा में किया गया। अगला प्रश्न है, 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? दोस्तों लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यास 117 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। वह किस देश की थी? तो दोस्तों स्पेन की थी। याद रखिएगा, स्पेन की मारिया ब्रान्यास 117 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों सेफ्टी मिशन के रूप में जो है SP सांगवान को नियुक्त किया गया है, सत्यप्रकाश सांगवान को। अगला प्रश्न है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों पहली भारतीय महिला माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली जो है दोस्तों वो है लक्ष्मी झा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना जो है दोस्तों BEML लिमिटेड के साथ इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं, मतलब 3 और नए रामसर साइट्स बने। अब देश में ऐसे स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों अब जो है दोस्तों देश में कुल 85 रामसर साइट्स हो गए। 78वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की है। अब देश में रामसर साइट्स की कुल संख्या दोस्तों 85 हो गई है। और ये 3 नए स्थल जो है उसको देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु के नांजारायन पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य, ये दोनों तमिलनाडु में है, तथा मध्य प्रदेश के तावा जलाशय। इन तीनों को जो है दोस्तों नए रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है 118वां प्रश्न, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों अब जो है UAE में किया जाएगा। आप जानते हैं बांग्लादेश में कैसे सत्ता परिवर्तन हुए हैं, तो जिस कारण से UAE में अब जो है इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन हो भी चुका है और इसका आयोजक जो है दोस्तों बांग्लादेशी हैं, लेकिन UAE में मैच होगा यानी हो चुका है। अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीते हैं अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है 120वां प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे दोस्तों? तो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जो है दोस्तों पूर्व विदेश मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, किस देश के क्रिकेटर गस एटिंगसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? गस एटिंगसन। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो दोस्तों ये जो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग दोस्तों किसको मिली है दोस्तों? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास को। अगला प्रश्न है, हाल ही राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना दोस्तों खान मंत्रालय द्वारा किया गया है। खान मंत्रालय हर साल 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। पहला श्रेणी है आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, और तीसरा श्रेणी है राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 जो है दोस्तों प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को मिला है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 ये बहुत सारी टीमों एवं व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 जो है दोस्तों डॉक्टर आशुतोष पांडे को दिया गया है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। और दोस्तों इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसे साल 1966 में भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया था और साल 2009 से पहले इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, और जिसको नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 124वां प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के ध्वजवाहक के रूप में दोस्तों सुमित अंतिल को चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। यह कहाँ आयोजित हुआ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, श्रीलंका के मदुरुओया में स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में। और यह कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। पिछला संस्करण भी देख लीजिए, नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, याद रखिएगा, तो रायपुर में। आयोजन समय दोस्तों 1 सप्ताह का था, 16 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित हुआ। और आयोजन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। किस मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ? तो दोस्तों सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी द्वारा किया गया। और मेला का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। दिव्य कला मेला भारत सरकार द्वारा 2022 में विकलांग यानी दिव्यांग कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। तो कब? 2022 में शुरू किया गया था दिव्य कला मेला शुरू किया गया था दोस्तों 2022 में। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रायपुर में जो है दोस्तों दिव्यांगजन एक पार्क भी स्थापित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 127वां, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों? तो सद्भावना दिवस है दोस्तों राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। और राजीव गांधी का जन्म याद रखिएगा 20 अगस्त 1944 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत के नए राजदूत के रूप में जो दोस्तों पी हरीश को नियुक्त किया गया। और पी हरीश इसे पूरा नाम पूछ लेगा, कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम दे देगा तो कन्फ्यूज नहीं होएगा। इसका पूरा नाम है पर्वतनेनी हरीश। अगला प्रश्न है 129वां, भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया गृह सचिव जो दोस्तों गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों नए निदेशक जो है राहुल नवीन जी बने हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे चुना गया है? तो नए गेंदबाजी कोच जो है दोस्तों मोर्ने मार्कल को चुना गया है। और मुख्य कोच की बात करें तो गौतम गंभीर हैं। गेंदबाजी कोच आप देख ही लिए हैं, मोर्ने मार्कल दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। और फील्डिंग कोच की बात करें तो टी दिलीप। अगला प्रश्न है, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पॉल कागामे जो है दोस्तों हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो रवांडा
के राष्ट्रपति के रूप में, और यह जो है दोस्तों चौथी बार देश की राष्ट्रपति चुनी गई है। अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? तो दोस्तों याद रखिएगा वो है भारत, अपना देश भारत के द्वारा ये इसका मेज़बानी किया गया वर्चुअली रूप में, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसका थीम जो था दोस्तों, विषय वस्तु एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। याद रखिएगा इसका थीम पूछ सकता है। इसमें दोस्तों 127 देशों ने भाग लिया और शिखर बैठक में चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट बात है। अगला प्रश्न देखते हैं 134वां। हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? मतलब इसका नामकरण क्या किया गया है दोस्तों? तो गौरव। परीक्षण कहाँ किया गया दोस्तों? याद रखिएगा ओडिशा के तट पर यह पहला सफल परीक्षण था। अपने पहले उड़ान परीक्षण के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर स्थापित लक्ष्य को सटीकता के साथ भेद दिया। और किस विमान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया दोस्तों? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दोस्तों ग्लाइड बम का अगर वजन पूछे तो याद रखिएगा 1000 kg वजनी ये ग्लाइड बम है। अगला प्रश्न देखते हैं 135वां प्रश्न। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो दोस्तों वो है, याद रखिएगा महाराष्ट्र के जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। मेसोलिथिक युग की अगर बात करें दोस्तों तो यह जो है दोस्तों 20,000 से 10,000 साल पहले तक के युग को मध्यपाषाण यानी मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण युग कहा जाता है। और जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ जो है दोस्तों प्राचीन कला के एक विभिन्न प्रकार है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव जो है दोस्तों TV सोमनाथन बने हैं। तो याद रखिएगा राजीव गौबा के बारे में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कैबिनेट सचिव जो है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। TV सोमनाथन अब बने हैं राजीव गौबा के स्थान पर। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो दोस्तों चमारी अट्टापट्टू को, यानी श्रीलंका के हैं चमारी अट्टापट्टू, और इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों ये जो है प्रमोद भगत, जिनको 18 महीने के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ ने पैरा शटलर प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। और वे 1 सितंबर 2025 तक बैडमिंटन से संबंधित सभी गतिविधियों से निलंबित रहेंगे। याद रखिएगा 1 सितंबर 2025 तक के लिए वो निलंबित कर दिए गए हैं। इस कारण से वो दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी भाग नहीं ले पाए। और प्रमोद भगत के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में वो स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का जो दोस्तों हेड कोच कौन बने हैं दोस्तों? तो PR श्रीजेश बने हैं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच। ये दोस्तों इस बार संन्यास भी लिए हैं हॉकी से पेरिस ओलंपिक के बाद। तो अगला प्रश्न देखते हैं वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये संगठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। अगला प्रश्न है पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसे हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का। अगला प्रश्न है बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो दोस्तों यह प्रसार भारती के साथ दीर्घकालिक समझौता किए हैं। देश में इस तरह का दोस्तों पहला लीग क्रिकेट होगा जिसके तहत रिटायर हो चुके इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेटर्स के साथ लोकल क्रिकेटर्स भी खेलते हुए दिखेंगे। बिग क्रिकेट लीग के पहले सीजन में 6 टीमें, देखिए 6 टीमें कौन कौन से हैं? अवध लायंस, नॉर्दर्न चैलेंजर्स, राजस्थान किंग्स, मुंबई मरीन्स, साउदर्न स्पार्टन्स और बंगाल डायनोज हिस्सा लेंगे। तो अगला प्रश्न है 143वां।
पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते दोस्तों? याद रखिएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए जो दोस्तों 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज मेडल, 42 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल की बात करें तो 126 मेडल के साथ वो पहले स्थान पर रहे। उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 40 गोल्ड। अमेरिका और चाइना का दोस्तों देखिए गोल्ड समान है, 40 गोल्ड, सिल्वर 27, ब्रॉन्ज 24, टोटल 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर याद रखिएगा जापान 20, 12 और 13 यानी टोटल 45 मेडल के साथ। और अपना देश भारत जो है दोस्तों 71वें स्थान पर रहे थे दोस्तों। इस बार एक भी गोल्ड भारत को नहीं मिला, मात्र एक सिल्वर मिला, वो भी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को, और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते मिले दोस्तों। टोटल मेडल की बात करें तो 6 मेडल मिले भारत को। इसमें देखते हैं किनको किनको मेडल मिले। मनु भाकर दोस्तों, इनको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। पहला मेडल ओलंपिक 2024 में, मतलब यानी कि 2024 में पहला मेडल जो है दोस्तों मनु भाकर ही प्राप्त किए भारत की तरफ से। और पहली भारतीय जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती, ऐसा मतलब पहली भारतीय बनी। शूटिंग में 2 कांस्य पदक, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह के साथ, यानी कि 2 ब्रॉन्ज मेडल इनको मिले। और स्वप्निल कुसाले को दोस्तों 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक मिला। अगला मेडल जो है स्वप्निल कुसाले को 50 मीटर राइफल के 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक मिला। और पुरुष हॉकी टीम को भी दोस्तों कांस्य पदक मिला। और अगला दोस्तों ये जो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट, इनको सिल्वर मेडल मिला दोस्तों, इनको जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा जी को जेवलिन थ्रो में। और अगला मेडल जो है दोस्तों अमन सहरावत, पुरुष की फ्री स्टाइल 57 kg भार वर्ग में कांस्य पदक मिला। तो ये देख लीजिए इन सभी को मेडल मिले, जो 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा दोस्तों? तो देखे ही हैं, 71वें स्थान पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में दोस्तों विश्व अंगदान दिवस जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट दिवस है, याद रखिएगा, 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? भारत जो है दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में आप देख चुके हैं 6 पदक जीते, कुल 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों आपको पता ही होगा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का आह्वान किया गया था। कहाँ से? तो दोस्तों गवालिया टैंक, मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से। और वहीं पे दोस्तों ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर अरुणा असफ अली जी ने पहली बार मतलब ये गवालिया टैंक में भारतीय ध्वज फहराए। और अगला पॉइंट देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा दोस्तों एक समाजवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। और मेहर अली ने दोस्तों साइमन गो बैक का नारा भी दिया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों कुल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है दोस्तों? तो भारत जो है यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य जो जिनका निधन हो गया है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो पश्चिम बंगाल के। तो दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, 2 पार्ट में बना हुआ 50 क्वेश्चन के। छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि आप बार बार वीडियो के माध्यम से ही रिवीजन कर पाएँ। और मेरे चैनल के साथ आप जुड़िएगा तो आपको रेगुलर इस तरह के वीडियो मिलेंगे और पूरा कंटेंट एकदम अंतिम तक 800 प्लस प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।